नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अब वीकेंड पर पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूं और हफ्ते भर की तरह यहां भी अटेंडेंस फुल होनी चाहिए बॉस, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास किसी खास सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करने के लिए होती है। तो आज की क्लास है बंगाल पर। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां के लॉ एंड ऑर्डर पर, अदालतों से लेकर देश की सड़क तक पर जो गंभीर सवाल खड़े लोग कर रहे हैं उस पर। आज की डेट में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनने के बाद के सबसे बड़े सियासी लो पर। शायद यह पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी का हर दांव खाली जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी को बोलते नहीं बन रहा। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है कि बंगाल में किस तरह की अराजकता है भाई। अस्पताल के भीतर एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता होती है, उसका मर्डर होता है और पुलिस प्रशासन जिस तरह से इस पूरी घटना को टैकल करता है उससे वो सवालों के घेरे में। हर तरफ एक ही सवाल है कि बंगाल में चल क्या रहा है और क्या यह संकेत है कि बंगाल में दीदी का राज अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। आप ममता द डिस्ट्रॉयर निर्ममता बनर्जी की बेहूदगी और बेशर्मी देखिए। एक मार्च निकालती हैं ये मार्च किसके खिलाफ निकाल रही हैं? এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে। বিজেপি আপনারা রাজনীতি করছেন, ভাবছেন বাংলাদেশে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আমরা সেটাকে টেনে এনে যদি ক্ষমতা দখল করি। हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। देख रहे हैं भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। अराजकता का पैमाना क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर का चरमराना क्या होता है, पूरे सिस्टम का मिलकर किसी संगीन मामले को दबाना क्या होता है, इसे समझना है तो बंगाल देख लीजिए। एक महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता और हत्या, सिस्टम पर सबूतों को मिटाने के आरोप, अपराधियों को बचाने के आरोप, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की फटकार, न्याय के लिए सड़कों पर आक्रोशित डॉक्टरों का भूचाल और न जाने क्या क्या। अब भी कहें कि बंगाल में सब ठीक है। तीखे सवाल जो उठ रहे हैं वो ये कि सिस्टम कहां है, पुलिस कहां है, सरकार कहां है। ये तीन सवाल बंगाल के उच्च न्यायालय से लेकर देश की सर्वोच्च न्यायालय तक बार बार पूछे गए और जवाब गोल गोल मिले। तो सवाल यह है कि क्या कोई मंशा है वास्तव में पीड़ित महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की? लेकिन बंगाल से उठते ये सवाल न ही विपक्षी नेताओं की जुबान पर हैं और न ही जननायक बनने को बेचैन नेता प्रतिपक्ष की कमान पर। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। देखिए भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो, क्योंकि आप दलितों की बात नहीं रखना चाहते हो। तो क्या जाति धर्म देखकर अब जनता के मुद्दे विपक्ष उठाएगा? इस सवाल का जवाब तो हम आगे तलाशेंगे, लेकिन फिलहाल तो बंगाल है, अव्यवस्था के खोल में छुपी बंगाल की व्यवस्था है। ममता बनर्जी की सरकार ने
पूरे तौर पर इस जघन्य अपराध के पीछे जितने भी अपराधी हैं उनको बचाने की, उनके अपराध को छिपाने की शुरू से ही काम किया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये फैक्ट्स और फिगर्स, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जवाब नहीं दे पाए सुप्रीम कोर्ट के सवालों का। वैसे तो महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा पश्चिम बंगाल में पहले से ही सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन हर बार इन सवालों को आक्रामक रुख के साथ चुनौती भरे लहजे से खारिज कर देने वाली ममता दीदी से इस बार कुछ बोलते नहीं बन रहा। जनता के भरोसे की नींव बहुत गहरे तक ही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक की मंशा और नियत गहरे सवालों में खड़ी है। लेकिन हैरानी तो यह है कि शुरुआती दौर में पुलिस ने उल्टे मीडिया को ही हंगामा खड़े करने के लिए जिम्मेदार बनाया। What has happened here is because of the media, the wrong media campaign, which has been malicious media campaign, which is going as far as Calcutta Police is concerned. What has Calcutta Police not done? In this case, they have done everything, and I'll do it. I'm saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case. वैसे कायदे से यही सवाल कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए, क्योंकि सबूतों से छेड़छाड़ और उन्हें खत्म कर देने का अंदेशा वहां भी जताया गया है। दरअसल आत्मश्लाघा से भरी आक्रामकता का पुट भले ही कोलकाता कमिश्नर के लहजे में दिखा हो, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत तक ने पश्चिम बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस को जमकर फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदेवाला ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। बंगाल पुलिस का कामकाज चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब देते नहीं बना। जैसे पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों की? अननेचुरल डेथ का केस दर्ज होने से पहले पोस्टमार्टम क्यों किया गया? पोस्टमार्टम से पहले क्राइम सीन को सिक्योर क्यों नहीं किया गया? जब सुबह ही पता चल गया था कि ये मर्डर का केस है, तो फिर ये देरी क्यों की गई? अस्पताल में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बर्ताव इतना संदेह वाला क्यों है? असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का केस को सुसाइड बताना संदेह जताता है, और कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित परिवार का बयान लेने में इतनी देरी क्यों की गई? जिस पुलिस को इस रेप एंड मर्डर केस को सॉल्व करना था, वही पुलिस आज कटघरे में। मेडिकल कॉलेज के जिस प्रिंसिपल से सवाल पूछे जाने चाहिए थे कि जब अस्पताल में इतना बड़ा कांड हो गया तो एफआईआर उसने दर्ज क्यों नहीं कराई, यहां उस प्रिंसिपल को हटा करके दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। अब इस पूरे मामले में इतने पेच फंस गए हैं कि कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि भले इस मामले की जांच अब सीबीआई कर रही हो, लेकिन सच यह है कि जितना हो सकता था उतना सबूतों से छेड़छाड़ की जा चुकी। और आयरनी देखिए कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों पर सख्त कानून बनाने की अपील करती है। यह कमाल नहीं है? निर्भया कांड के बाद तो कानून ऑलरेडी बना हुआ है ममता जी, लेकिन अब क्या पीएम मोदी नया कानून बनाकर बंगाल पुलिस को सिखाएंगे कि हत्या को सुसाइड नहीं बताना है, या क्राइम सीन को प्रोटेक्ट कैसे करना है, या एफआईआर कब दर्ज होनी चाहिए? दरअसल ममता बनर्जी की चिट्ठी का एक ही मकसद था कि वो ये दुनिया को ध्यान दिला सकें कि देश में रोज 90 रेप केसेस होते हैं और बंगाल की घटना कोई अकेली घटना नहीं। वैसे तो यह अपने आप में ही शर्मनाक है कि कोई देश में रोज होने वाली रेप की संख्या याद दिलाए जब इतनी नृशंस रेप और हत्या की घटना हो जाए। लेकिन मैडम एक बार सोचिएगा जरूर कि उन 90 रेप के केसेस में कितने ऐसे हैं जिनके साथ सिस्टम और प्रशासन ने वो किया जो आपके बंगाल में हुआ। लेकिन लगता है कि फिलहाल ममता के पास सोचने के लिए और भी बहुत कुछ है, खासकर ट्रेनी डॉक्टर के रेप एंड मर्डर मामले में पार्टी के भीतर की गहराती असहमतियां और प्रश्न। गजब का विरोधाभास है। बंगाल की मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देने के बजाय खुद ही महिला डॉक्टर के रेप एंड मर्डर के खिलाफ सड़क पर उतर जाती है। खास बात यह थी कि ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी ममता की पदयात्रा से दूरी बना ली। सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से सरकार ने पूरे मामले को हैंडल किया, उससे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नाराज हैं।
सूत्र यह भी बताते हैं कि अभिषेक ममता के बीच मतभेद घटना के बाद आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल के ट्रांसफर से शुरू हुआ। सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया। तुरंत कोलकाता के प्रतिष्ठित नेशनल मेडिकल कॉलेज में संदीप घोष की नियुक्ति कर दी गई। अब ये सजा थी या पारितोषिक, इसको लेकर भी सवाल है। इधर ममता बनर्जी और संदीप घोष के करीबी संबंधों की चर्चा भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी का एक लेटर सामने आया है जिसमें वो संदीप घोष को उसके जन्मदिन की बधाई दे रही हैं। ये लेटर 30 जून 2022 का है और उस समय संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था। लेटर के जरिए ममता बनर्जी ने संदीप घोष को जन्मदिन की बधाई दी थी। इसलिए मामला गंभीर दिखता है कि क्या वाकई संदीप घोष को आरजीकर हॉस्पिटल के सीन से आउट करने के लिए अति तत्परता दिखाई गई। आखिर इतने गंभीर कांड के बाद संदीप घोष की जवाबदेही तय क्यों नहीं की गई? फिलहाल कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। संदीप घोष से पिछले 7 दिनों में 88 घंटों की पूछताछ हो चुकी है। संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी भी कोर्ट से मिल चुकी है। जाहिर है इस पूरे मामले में एक अहम सूत्र को किनारे कर देने के पीछे मंशा क्या थी, ये खुद पार्टी के भीतर भी कुछ नेताओं के गले नहीं उतर रही। अस्पताल के भीतर डॉक्टर के रेप और हत्या की पूरी घटना पर अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले पूर्व सांसद शांतनु सेन ने भी आरजीकर में घटी घटना पर यह तक कह दिया था कि मेरी बेटी भी वहां पढ़ती है, मगर मैं असमंजस में हूं अपनी बेटी को आरजीकर में नाइट ड्यूटी पर भेजूं या नहीं। माना यह गया कि शांतनु का यह बयान अभिषेक बनर्जी के इशारे पर आया। ममता बनर्जी इससे नाराज हुई और उन्होंने प्रवक्ता पद से शांतनु सेन को हटा दिया। तो क्या ममता को अब चुनौती पार्टी के भीतर भी मिल रही है? संदेह के घेरे गहरे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार ने महिला डॉक्टर से रेप एंड मर्डर केस को दबाने की भरसक कोशिश की। ममता बनर्जी का रिजाइन, क्योंकि वो रिजाइन नहीं करेंगे तो जस्टिस नहीं होगा और जितने गुनाहगार को बचाने के प्रयास कर रही हैं। आज स्लोगन आ रहा है कि लक्ष्मी भांडार नहीं चाहिए, हमारी बेटी को वापस दीजिए। ममता बनर्जी जी खुद मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं। आप उससे उम्मीद नहीं करोगे कि वो तो करेंगी कार्रवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति न करें। शायद ये पहला मौका होगा जब ममता बनर्जी का हर दांव खाली जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ममता बनर्जी को बोलते नहीं बन रहा। पार्टी के भीतर भी असहमतियों के दौर शुरू हुए हैं। पहले महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता और हत्या, फिर न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर अराजक भीड़ का हमला। इन सभी कांड में मॉडस ऑपरेंडी वैसी ही दिखी जैसी संदेश खाली जैसी घटनाओं में दिखी थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है डॉक्टर बेटी के साथ हुई हैवानियत पर गुस्सा बंगाल के भीतर तक है। रही सही कसर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कठोर टिप्पणियों ने ममता शासन की रंगत उड़ाकर पूरी कर दी है। दिक्कत यह है कि बंगाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। संदेश खाली के मामले से लेकर महिला हिंसा के कई वीडियोस लोगों ने देखे जिन्होंने ममता सरकार के राज में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। लेकिन तब ममता बनर्जी यह आरोप लगाती थी कि सवाल उठाने वाले और विरोध प्रदर्शन करने वाले बीजेपी के लोग। यह हर बारी का होता है। कई बार तो ममता बकायदा सड़क पर उतरकर लंबे चौड़े जुलूस के साथ शक्ति प्रदर्शन कर देती। इस बार भी वही किया, लेकिन इस बार वो बात नहीं दिखी। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार विपक्ष पर आरोप लगाकर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती ममता बनर्जी। तो क्या आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के रेप और बेरहम हत्या ने ममता बनर्जी की सियासत को बड़ा डेंट दे दिया है, जिससे उबरना उनके लिए आसान नहीं होने वाला?
बात राजनीतिक नफा नुकसान की नहीं है, बात नैतिकता की है, नियत की है। और दुर्भाग्य से बंगाल की बेटी के साथ हुई बर्बरता पर गहरे प्रश्न नैतिकता और नियत पर ही है कि क्या सिर्फ इसलिए पूरे केस पर पर्दा डालने, जवाबदारों को बचाने, क्राइम सीन को मिटाने की कोशिश हुई कि सियासी डेंट लग जाएगा, या इससे भी ज्यादा कुछ है जो गंभीर है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का आलाकमान भले दम साध कर बैठा हो, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जानते हैं कि बंगाल की बेटी को लेकर बंगाल की जनभावना क्या है। हिंदुस्तान की आइन जीवों की जगत में एक बड़ा सितारे भी है। मैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि आप इस केस से खुद को वापस कर लो, विड्रॉ कर लो, रिक्यूज कर लो। ये बंगाल के आम लोगों की सेंटीमेंट और बंगाल के आम लोगों को गुस्सा, आक्रोश को देखते हुए अपराधियों की तरफदारी ना करे तो बेहतर है। सवाल यह है कि क्या जिस हाल में बंगाल दिख रहा है उसमें राष्ट्रपति शासन का विकल्प खुलता है। पिछले दिनों ये सवाल बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस से पूछा गया था। हालांकि उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल बंगाल की बेटी पर राहुल गांधी चुप हैं, सोनिया गांधी चुप हैं, अखिलेश यादव चुप हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे चुप हैं। क्यों? क्योंकि मामला इंडी गठबंधन से जुड़ता है, इसलिए। सिवाय वामपंथी दलों के लीडर्स के एक लफ्ज भी इंडी गठबंधन के नेताओं के बंगाल के इस बर्बर कांड पर नहीं फूटे। राज क्या है? इतना बवाल मचा है बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई ज्यादती और मर्डर पर, लेकिन विपक्ष कहां है? कितने प्रदर्शन महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने या समाजवादी पार्टी ने या पूरे इंडी गठबंधन ने किए? पब्लिक पूछ रही है भाई कि इतना सन्नाटा क्यों है? राहुल गांधी हल्का सा ट्वीट करके निकल गए, वो भी कब जागे जब ऑल इंडिया लेवल पर डॉक्टर ने प्रदर्शन शुरू किया। इसे कहते हैं पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, जहां जाति और धर्म देखकर एजेंडा ताना जाता है, चाहे एससी एसटी कोटे पर आई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो या लैटरल एंट्री का मुद्दा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम इंडी गठबंधन के नेता सुपर एक्टिव हो जाते हैं ऐसे मामले में। बस टारगेट सामने मोदी होने चाहिए, और आजकल मोदी को टारगेट करने का नया हथियार और धारदार हथियार आरक्षण को बना लिया गया कि मोदी तो आरक्षण ही खत्म करने वाले। चुनाव में यही झूठ फैलाया गया, अब भी वही काम चल रहा है, लेकिन इसके पीछे का पूरा खेल क्या है वो आप इस रिपोर्ट में साफ साफ समझ पाएंगे। देखिए। क्या देश के भीतर राष्ट्रवाद के काउंटर में विपक्ष की राजनीति की धुरी बन गई है जाति? मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। बीते 10 सालों के विकासवाद की कार्ड अब राहुल गांधी ने क्या हिंदू को जाति में बांटो वाले फार्मूले में खोज ली है? आपको बांटने का काम करते हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। क्या विपक्ष का एजेंडा भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने के बजाय जाति वाले खांचे में हिंदुओं को बांटने का है? भारत बंद का जो आह्वान जो लोग किए हैं वे सब स्वार्थी तत्व हैं। क्या तमाम सियासी प्रपंचों के बीच मेन बात यही है कि हिंदुओं को बांटना है? ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे
एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। अचानक से इतना ज्यादा जाति जाति क्यों होने लगा है? आपके मन में भी यह सवाल आता होगा। भाई, कभी राहुल गांधी मुख्य सचिवों में जाति का गणित खोजते हैं, फिर बजट के दौरान हलवा सेरेमनी में जाति का प्रश्न पूछते हैं, यहां तक कि यूपीएससी की लैटरल एंट्री में भी जाति का एंगल निकाल लेते हैं। तो क्या देश के भीतर एक बार फिर जाति भेद वाली राजनीति का पन्ना खुल चुका है? क्या जाति की राजनीति के जरिए कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी मोदी के हिंदू वोट बैंक को ध्वस्त करने का एक मजबूत हथियार तैयार कर रहे हैं? क्योंकि चुनावों के शुरू होने से लेकर खत्म होने के बाद तक राहुल गांधी की सुई जाति पर ही अटकी हुई। चाहे सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को SC ST आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार दिए जाने का विषय हो, चाहे SC ST में आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हो, या यूपीएससी के लैटरल एंट्री से पदों की भर्ती का इश्तेहार, विपक्ष ने तीनों मुद्दों पर अपने निशाने पर मोदी सरकार को लिया। नैरेटिव वही गढ़ने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी। बीते एक साल में कांग्रेस ने जाति की बिसात पर हिंदुस्तान की राजनीति को अलग तरीके से कसा है। ये नैरेटिव लगातार सेट करने की कोशिश की है कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी है। ये टेप अलट पलट कर खूब बजाया जा रहा है। बीजेपी के डीएनए में आरक्षण का विरोध छिपा है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस इस प्रोपेगेंडा को फैलाने में जोर शोर से लगी है। कांग्रेस वीडियो पोस्ट करती है, लिखती है बीजेपी आरक्षण विरोधी है। वीडियो में यह भी कहा जाता है कि बीजेपी के डीएनए में आरक्षण का विरोध छिपा है। लेकिन यह होने से रहा, बीजेपी का संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस के इस ट्वीट की टाइमिंग को जब आप देखेंगे तो इसके पीछे उसकी जाति भेद वाली राजनीति आपको बखूबी समझ आएगी। दरअसल 21 अगस्त यानी बुधवार को नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस ने भारत बंद का आह्वान किया था। इसके पीछे वजह थी 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध। इस बंद को कांग्रेस, लेफ्ट, JMM, RJD, BSP, आजाद समाज पार्टी जैसे दलों ने सीधा समर्थन दिया था। हालांकि SC आरक्षण में कोटा देने के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर 9 अगस्त को ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया जाएगा। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर इंडी गठबंधन ने यह नैरेटिव पूरे जोर शोर से सेट करने की कोशिश की कि मोदी सरकार आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी और सामाजिक न्याय की विरोधी है। जो लोग आपको बांटने का काम करते हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। जब भी इन्हें अवसर मिला, उत्तर प्रदेश को इन्होंने दंगों की आग में झोंका है। जब भी इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्होंने हिंदुत्व के ऐसे नायकों को अपमानित किया। तो सवाल यह है कि क्या आरक्षण का मुद्दा इसलिए गरमाया जा रहा है ताकि नरेंद्र मोदी को संविधान विरोधी करार दिया जा सके? लेकिन ऐसा करने से होगा क्या? इसके पीछे की विपक्ष की राजनीति क्या है? सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह वही कांग्रेस है जिसके नेता और राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक हमेशा आरक्षण का पुरजोर विरोध करते रहे। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं
किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि विपक्ष ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि अगर 2014 में उठे हिंदुत्व पुनर्जागरण की लहर को रोकना है तो जरूरी है जाति वाली लाइन को और गाढ़ा किया जाए। 2024 के आम चुनावों में यूपी में अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला अपना असर दिखा चुका है। यूपी में अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले ने इंडी गठबंधन को 43.52% वोट दिलवा दिया, जबकि एनडीए गठबंधन को 43.41% वोट मिले थे। इंडी गठबंधन को 19% वोटों का उछाल मिला, जबकि एनडीए का वोट प्रतिशत 9.5% गिरा। तो मेन बात यही है कि हिंदुत्व की काट जातीय राजनीति के सांचे में फिट बैठ गई है, ऐसा लगता है। तभी मुद्दा चाहे कोई भी हो, घूम फिर करके विपक्ष की कोशिश जातीय भेद की भावना को उभारने और उकसाने वाली दिखती है। एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन दो विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया, अब जैसे आपका लेटरल एंट्री का भी विवाद फैलाया। जब लेटरल एंट्री में तो सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। लेटरल एंट्री वाली लाइन पर आगे बात करेंगे कि इस मुद्दे पर कैसे अपने जातीय फार्मूले पर कसी राजनीति से भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष ने की। लेकिन आरक्षण खत्म करने का राग अलाप रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेसियों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने दलितों पिछड़ों के आरक्षण का विरोध नहीं किया था? क्या राजीव गांधी ने संसद के भीतर आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया था? जो राहुल गांधी आज दलितों आदिवासियों के मसीहा बनने के लिए बेचैन है, जो घूम घूम कर ये कहते हैं कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, उन्हीं के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आरक्षण के विरोध में थे। जो कांग्रेस और राहुल गांधी आज सामाजिक न्याय की बड़ी भारी भरकम बातें कर रही है, उन्हीं की पार्टी या कहें उनकी दादी इंदिरा गांधी की सरकार के दौर में 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, लेकिन आरक्षण लागू नहीं हुआ था। लेकिन तब भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 1-2 नहीं 10 साल के लिए इस रिपोर्ट को किसने रोका, यह बताने की जरूरत है कि नहीं है। और अब आपको बताता हूं क्या कहा था राजीव गांधी ने जब तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने 7 अगस्त 1990 को नौकरियों में 27% ओबीसी को देने वाली आरक्षण देने वाली सिफारिश लागू की। तब राजीव गांधी ने आरक्षण बिल के विरोध में अपने जीवन का सबसे लंबा भाषण दिया था संसद में। सुनिए राजीव गांधी ने क्या कहा। महोदय, सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यकों को उनका उचित हक नहीं मिला है। सच्चाई यह है कि आरक्षण के साथ खेल खेलकर उन्होंने यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जानबूझकर अल्पसंख्यकों को किसी भी लाभ से वंचित कर दिया। राजीव गांधी आगे कहते हैं कि उन्होंने यानी तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े हिस्से को शामिल नहीं किया है, जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। अगर आप मुस्लिम समुदाय को देखें तो भारत में मुस्लिम समुदाय का बड़ा हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। मतलब यहां भी मामला मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण का था। तो आप समझिए जरा कि मनमोहन सिंह ने क्यों कहा था कभी कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि सच ये है कि मंडल कमीशन का आधार धार्मिक था ही नहीं। लेकिन वहां भी भाई साहब धर्म ले आए। मतलब दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के आरक्षण के हक में किसको हिस्सेदारी दिए जाने की वकालत कांग्रेस कर रही थी। और सुनिए, जब कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रही थी तब बीजेपी ने आरक्षण का समर्थन किया था। और आज राहुल गांधी कहते फिर रहे हैं कि मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। बीजेपी आरक्षण विरोधी है। जब से मैं पैदा हुआ हूं
1970 जून 19, तब से मैं सिस्टम के अंदर बैठा था। मैं सिस्टम को अंदर से समझता हूं। मुझसे आप सिस्टम नहीं छुपा सकते। कैसे चलता है, किसको फेवर करता है, किस प्रकार से फेवर करता है, किसकी रक्षा करता है, किसको अटैक करता है, यह सब मुझे मालूम है, दिखता है कि मैं उसके अंदर से आया हूं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब दादी प्राइम मिनिस्टर थी तब था, पापा थे, मनमोहन सिंह जी थे, तब भी मैं जाता था, तो मुझे सिस्टम अंदर से मालूम है। और मैं आपको कह रहा हूं, सिस्टम इज अलाइंड अगेंस्ट लोअर कास्ट्स। इसे राहुल गांधी की दिक्कत कहें या राजनीति कहें, वो यही है कि वो अपने जो अनुभव पिछड़ी दलित जातियों को लेकर बताते हैं वो कांग्रेस राज के दौर के ही हैं। लेकिन क्या बीते 10 सालों में दलित, आदिवासी या ओबीसी समाज के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? विपक्ष के इस नैरेटिव से अलग कुछ तथ्य हैं जिसे देखना जरूरी है। वो ये कि पिछड़ा कमीशन को संवैधानिक दर्जा मोदी सरकार में ही मिला। 3 तलाक कानून के अलावा इसी दौर में महिला आरक्षण बिल भी आया, SC/ST संशोधन अधिनियम 2016 और SC/ST संशोधन अधिनियम 2018 आया और एक्सट्रीम वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण भी मोदी राज में दिया गया ताकि सामाजिक न्याय सिर्फ कहने भर की बात न हो बल्कि जमीन पर वो दिखे भी। इनके 8 अमेंडमेंट क्या क्या है? फर्स्ट वो कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिस्टम में जाएंगे और कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके राष्ट्रपति को अधिकार देंगे। नंबर 2 GST, देन EWS, विमेंस रिजर्वेशन, फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इसके अलावा OBC लिस्ट बनाने में स्टेट गवर्नमेंट का रोल, फिर SC/ST का जो रिजर्वेशन हर 10 साल में बढ़ता है वो एक रिचुअल है तो उसको 10 साल के लिए बढ़ाना। एंड 8th वाज फाइनेंस कमीशन में एक चेंज करके कुछ शेड्यूल 6 में एक बहुत माइनर सा अमेंडमेंट है। लेकिन बावजूद इसके 2024 के इलेक्शन में विपक्ष ने एक जुमला बार बार उछाला कि संविधान खतरे में है और बीजेपी आरक्षण को खत्म कर देगी, और ये मंत्र विपक्ष के लिए सिद्ध हो गया। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या मोदी विरोधी कैंप में बैठा कोई और नेता, आजकल मोदी विरोध के नाम पर इन नेताओं ने कथित सामाजिक न्याय को अपना पॉलिटिकल हथियार बनाने की जोरदार कोशिश की है। लेकिन क्या सामाजिक न्याय का मोदी विरोधियों का नारा हिंदुओं को बांटने वाला है? इसको समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2014 में शुरू हुए ब्रांड मोदी के पॉलिटिकल फिनोमिनन का एक बड़ा आधार था जातीय भेद को खत्म कर देश में हिंदुओं को एकजुट कर देना। राजनीतिक तौर पर जातीय घेरेबंदी के बजाय हिंदुओं ने पहली बार विकास और राष्ट्रवाद के रास्ते को चुना था। बीजेपी को 2014 के चुनावों में 31% वोट मिले जबकि कांग्रेस को 19% से कुछ ज्यादा। बीजेपी के वोट शेयर में 12.20% का इजाफा हुआ था जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 9% से ज्यादा गिरा था। 2019 के चुनाव में भी हिंदू वोटर जाति में नहीं बटा। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 37.36% हो गया जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19.49% वोट ही मिले। 2014 के मुकाबले बीजेपी को 6.36% वोट ज्यादा मिले, वहीं कांग्रेस का वोट सिर्फ 0.18% बढ़ा। मतलब ये कि 2014 हो या 2019, पहली बार हिंदुओं ने जाति के बजाय विकास, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की लकीर पर वोट किया था। ये एक बड़ी चोट कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर गोलबंद हो जाने वाली कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लिए था। कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि जाति के उभार वाले नरेशन के पीछे दरअसल लक्ष्य देश से ज्यादा दल की प्राथमिकता दिखती है।
और मेन फॉर्मूला यही है कि हिंदुत्व को जाति भेद से काउंटर किया जा सकता है। जाति भेद वाली राजनीति राष्ट्रवादी विचारधारा को खत्म कर सकती है। बीजेपी और संघ के एकजुटता सूत्र को खंडित किया जा सकता है और 2014 से चले राष्ट्रवादी धारा को जातीय उभार रोक सकता है। विपक्ष पीएम मोदी को एंटी ओबीसी और दलित तब बताता है जब मोदी खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। ओबीसी में भी वो डोमिनेंट कास्ट नहीं है। वो कुर्मी, यादव, वो कलिगा, नाडार, तेवर नहीं है। वो वंशी क्या? हाँ, मतलब वो मोड़ घांची है। उसका आज तक मुझे एक जज नहीं दिखा, आज तक उसका कोई आईएएस अफसर नहीं दिखा, कोई प्रोफेसर नहीं दिखा, उसका कोई आदमी कहीं मुझे पूरे मतलब किसी डिसीजन मेकर में मोड़ घांची है ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी सीधे सवाल मोदी की जाति पर उठाते रहे हैं, यहां तक कि वो उन्हें ये कहते फिरते रहे हैं कि मोदी ओबीसी है ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। तो जाति के उभार से नफरत की राजनीति कौन कर रहा है और क्यों? दरअसल 2024 के चुनावी नतीजों के बाद 99 सीटों के आंकड़े पर पहुंची कांग्रेस को लगता है कि जातिगत जनगणना वाले दांव ने उसके पक्ष में खेल कर दिया है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही सच्चाई बयां करते हैं। खासकर विपक्ष के बनाए जा रहे उस नैरेटिव के समानांतर जिसमें खुद ओबीसी परिवार से आने वाले मोदी को लगातार पिछड़ों और दलितों का विरोधी बताया जाता रहा है। जातिगत जनगणना का इतना राग अलापने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को महज 20% पिछड़ा वर्ग का वोट मिला, जबकि बीजेपी को 39% ओबीसी का वोट मिला। इसी तरह कांग्रेस को अति पिछड़ा वोटर्स का सिर्फ 18% वोट मिला, जो 2019 से महज 3% ज्यादा था, जबकि बीजेपी को इसी वर्ग का 49% वोट मिला, जो 2019 के मुकाबले 1% ज्यादा था। तो क्या आजादी के करीब 7 दशक बाद जातीय सोच से ऊपर उठकर हिंदुओं का एकजुट होना राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के नेताओं को खटक रहा है? इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट की SC/ST आरक्षण में सब कैटेगरी की बात हो या लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती को लेकर मचाया गया विपक्षी बवाल, सब में जाति वाले एंगल से हंगामा खड़ा करने की कोशिश दिखती है। अब जरा समझिए कि जिस लैटरल एंट्री पर विपक्ष ने इतना बवाल काटा, उसका सुझाव तो कांग्रेस राज में आया था। इसमें नया कुछ भी नहीं है। 2005 में कांग्रेस सरकार के समय वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन ने सरकार को सुझाव दिया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर होने वाली भर्तियों को विशेषज्ञों से भरा जाए। तब विरोध क्यों नहीं किए? राहुल गांधी तब क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं कहा कि इससे SC/ST और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छिन जाएगा? इसलिए नहीं कहा क्योंकि तब कांग्रेस सरकार समीकरण बिठाकर बढ़िया चल रही। लेकिन जब लगातार 3 चुनावों में समीकरण गड़बड़ा गया तो हिंदुओं के जाति वाले फॉर्मूले से तोड़ने का ख्याल आया। बीजेपी यही आरोप लगा। जैसे ही लेटरल एंट्री का विज्ञापन यूपीएससी ने निकाला तो राहुल गांधी फिर जाति वाली धार तेज करके उतर गए मैदान में। फौरन ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती खुलेआम SC/ST और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि टॉप ब्यूरोक्रेसी समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने के बजाय लेटरल एंट्री द्वारा उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। तो क्या जाति जाति करते दलितों पिछड़ों के मन में डर भरना ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है ताकि हिंदू वोट बैंक को तोड़ा जा सके? लेटरल भर्ती पर अखिलेश यादव ने भी पिछड़ों दलितों को भड़काने की भरपूर कोशिश की। अखिलेश ने लिखा कि भाजपा अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों पर जाने का रास्ता बंद कर देगा। आम लोग बाबू व चपरासी तक ही सीमित हो जाएंगे। दरअसल ये सारी चाल पीडीए से आरक्षण और उनके अधिकार को छीनने की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को
सरदेव बाबूजी के दिवंगत होने पर तो एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। श्रद्धांजलि देने के लिए जाने की बात तो दूर, एक शब्द नहीं निकला। और वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फातिया पढ़ने के लिए उसके गांव तक चले गए थे। क्या यही पीडीए है? क्या यही पीडीए है? जिस ओबीसी दलित की चिंता में अखिलेश यादव घुले जा रहे हैं, उनकी सरकारों के दौर में ओबीसी दलित समाज का हाल देखना जरूरी है। 2012 से 17 के अखिलेश राज में ओबीसी दलित समाज का कितना भला सरकारी नौकरियों में उन्होंने किया, ये समझना जरूरी है। ओबीसी और दलित समाज के हक पर छाती पीटती कांग्रेस और समाजवादियों को ये आंकड़े आईना दिखाने वाले हो सकते हैं। यूपी की विधानसभा में रखे गए तथ्यों के मुताबिक साल 2012-17 के बीच ओबीसी दलित के हितैषी अखिलेश यादव के राज में यूपीएससी ने 26,394 पदों पर भर्तियां की। इसमें ओबीसी समाज के 26.38% लोगों का चयन हुआ। नंबर के हिसाब से ये संख्या कुल 6,964 होती है, जबकि दलित समाज के 21.34% लोगों की भर्ती हुई। इसकी तुलना में योगी राज में पिछड़े और दलितों के चयन का आंकड़ा देखिए, जो 2017 से 2024 तक का है। इसमें ओबीसी वर्ग के 46,675 लोगों का चयन हुआ, यानी 38.41% ओबीसी की भर्ती हुई। तो क्या वाकई विपक्ष के जाति वाले एजेंडे की जड़ में जातियों का भला करने की मंशा है, या मेन बात यह है कि हिंदू को बांटना है? अगर इसे समझना है तो आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के रुख के पुराने पन्नों को पलटना पड़ेगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ।